जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे दोस्तों, वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया है। और एक आप लोगों ने सुना होगा कि राजीव ऑपरेशन हुआ था सियाचिन ग्लेशियर में, जिसके विजेता वो हैं। उनका नाम है, उस समय उनका रैंक था नायब सूबेदार बाना सिंह। इन्होंने वो पोस्ट पकड़ी जिस पर आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। इसी पोस्ट पर कब्जा करने के लिए एक ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे थे। जब वह दुश्मन को पता करने के लिए अपने टीम के साथ जा रहे होते हैं तो पाकिस्तान ने फायर कर दिया और एक अफसर, एक जीसीओ और 10 जवान युद्धभूमि में काम आए, मतलब मारे गए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। परमवीर चक्र विजेता उस समय यह नायब सूबेदार थे, बाद में सूबेदार बने, फिर सूबेदार मेजर बने और ऑनरी कैप्टन होकर के यह 2000 में रिटायर हो गए। तो अब बाना सिंह, वीर बहादुर परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह के बारे में हम इतिहास जानते हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1949 में जम्मू कश्मीर के कादियाल गांव में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे, इनके चाचा ब्रिटिश आर्मी में थे। तो जब वो छुट्टी आते थे तो आर्मी के बारे में बताते थे। बाना सिंह उसमें बालक थे। इनके दिल में था कि मैं भी सेना में भर्ती होता और कुछ कर दिखाता। प्रारंभिक पढ़ाई ये अपने गांव में कदियाल में किए। कक्षा 10 पास करने के बाद यह सेना में भर्ती होने की तैयारी करने लगे और 6 जनवरी 1969 में J&K, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में यह भर्ती हो गए। उसके बाद ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन में इनकी पोस्टिंग हो गई। उसके बाद दोस्तों ये एरिया वाइज जम्मू एंड कश्मीर, आसाम राइफल्स, गोरखा, जाट, ये सब नाम रखे जाते हैं, उसके कुछ मतलब होती है। तो जब ये अपनी मतलब ट्रेनिंग पूरी कर लिए तो सेना में नहीं कि ट्रेनिंग पूरी कर लिए तो काम हो गया, आगे से आगे भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये जो है, ये अगली ट्रेनिंग के लिए हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में इन्होंने एडमिशन ले लिया, जो गुलबर्ग में है। वहां इन्होंने पूरा किया। उसके बाद ये दूसरा स्कूल है सोनामार्ग में, वहां पर भी इन्होंने ट्रेनिंग किया, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड वार फेयर जो है वो हाई एल्टीट्यूड में कैसे रहा जाता है, कैसे जिंदा रहना है, कैसे चढ़ना है, सब ट्रेनिंग दी जाती है। सेना एक ऐसी चीज है जिसके अंदर वेल ट्रेनिंग होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन्होंने ट्रेनिंग कर लिए, हवलदार से नायब सूबेदार 85 में बन गए और अभी 2 साल नहीं बीता था नायब सूबेदार बने हुए कि इनकी 8 जैक लाई जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन को आदेश मिला कि आप सियाचिन में जाएंगे और वहां पर 5 बिहार जो है उसको रिलीव करेंगे, मतलब उसको उसकी जगह पर आप डिप्लॉय करेंगे, वहां पर संभालेंगे। अब इनकी सेना जो है 13 अप्रैल 1987 को ले पहुंचती है। ले पहुंचने के बाद क्या होता है कि वहां पर ठंड बहुत होती है दोस्तों लेह में, और जिस चोटी पर इनको कब्जा करना था सियाचिन जो है वह -50 से लेकर के 70 के बीच में परमानेंट रहता है, चाहे वह जून का महीना हो चाहे दिसंबर का महीना हो। जमीन वहां कहाँ है पता नहीं चलती, जमीन कितनी नीचे है, बस बर्फ ही बर्फ होता है। यह जो है 13 अप्रैल 1987 को ले पहुंचते हैं। उस दिन बैसाखी का दिन होता है और बैसाखी सरदार लोग बनाते हैं। तो इनका परिवार भी एक सिख फैमिली में हुआ था। सब लोग बैसाखी बनाए और 20 अप्रैल को क्लाइमेटेशन होता है। क्लाइमेटेशन का मतलब ये होता है कि जिस एरिया में आप जा रहे हैं उस एरिया के हिसाब से आप एडजस्ट करना। एक दिन आप चलेंगे, वहां रुकेंगे, उस एरिया का जितना ठंड कोल्ड टेम्परेचर है वह आपको झेलना है, सहना है। फिर दूसरे दिन जब उतना झेलने की शक्ति आ जाती है, दूसरे दिन फिर एक पोस्ट पर जाएंगे, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस प्रकार से 7 दिन आपको चलना है और 7 दिन तक एक एक पोस्ट का क्लाइमेटेशन करना है। उसके बाद सबको वापस आ जाना है। आने के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल में जो पास होंगे वो पोस्टों पर जाएंगे और जो नहीं होंगे उनको नीचे जो है बटालियन में
मतलब चंडीगढ़ से हवाई जहाज वगैरह फ्लाई करती है, वहाँ पर भेज दिया जाएगा। वो नहीं जा पाएँगे क्योंकि जो फिट नहीं है, तो कोई मतलब है जाने का। तो ये जो है 20 अप्रैल को ये पोस्टों पर चले गए। तो एक बटालियन में 800 जवान से 1000 तक होते हैं। तो उसमें जो है इनके 800 जवान जो है उस एरिया में पहुंच गए और उस एरिया में ब्रिगेड होता है। ब्रिगेड में मतलब 3 बटालियन होती हैं और सपोर्टिंग सेना भी होती है। तो एक ब्रिगेड जो था उसमें एक नए कमांडर थे। 102 नया ब्रिगेड, एक ब्रिगेड था, उसके नए कमांडर आए थे नौडियाल साहब। नौडियाल साहब ने देखा कि एक चोटी है, जिस चोटी का नाम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो प्रथम गवर्नर जनरल पाकिस्तान के थे, उनके नाम पर एक चोटी थी, पहाड़ी थी, और उस पर पाक ने कब्जा कर लिया था। क्योंकि 85 में ही पाक ने सोचा कि यदि हम इस पोस्ट पर कब्जा कर लेते हैं, चोटी पर चढ़ जाते हैं, तो वहां से हम हिंदुस्तानी सेना को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे और यहाँ से हम हिंदुस्तानी सेना का बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो 85 में जब ये चढ़े तो रॉ एजेंसियां जो इंटेलिजेंस होती है उनको पता चला कि इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है। ब्रिगेडियर नौडियाल साहब ने कहा कि यदि इस चौकी पर हम कब्जा कर लेते हैं तो जो ये चौकी 80 किलोमीटर एरिया को कवर करती है, वहां से पूरा देख सकती है, कोई भी चीज को बर्बाद कर सकती है, यदि ये हमारे पास आ जाए तो पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। या चीन भी उसको कब्जा कर लेगा तो हम चीन से भी पीछे हो जाएंगे। वो जम्मू कश्मीर तक उसको फायरिंग रेंज में ले लेगा और वहां पर अपनी मजबूत बना लेगा और हमें बर्बाद करता रहेगा। अब ये बात इन्होंने कहा, इसके लिए इन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, बड़े बड़े अफसर आए, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नंदा साहब थे, कोर कमांडर जिसको कहा जाता है। मतलब 3 ब्रिगेड का जो एक कमांडर होता है वो कोर कमांडर कहलाता है। नंदा साहब थे, मेजर जनरल समीर खान थे और नौडियाल साहब थे ही। इन्होंने मिलकर के प्लान बनाया कि कैसे इस पहाड़ी को लिया जाए, क्योंकि उस पहाड़ी को लेने के लिए कितनी कैजुअलिटी होगी, कितने आदमी मारे जाएंगे। और एक चीज और बता दूं, सियाचिन में गोली और बम से तो कम आदमी मरते हैं, वहां का मौसम से लोग बहुत ज्यादा मरते हैं। हाथ इतने ठंड होते हैं, जो -70, 60, 50, 30 जो भी है, -50 तो रहता ही है, चाहे जब भी हो, जून जुलाई अगस्त जब भी हो, 50 रहता है और 70 तक जाता है। यदि नंगी बंदूक, एक बंदूक का ट्रिगर जो है नंगी अंगुली से छू दिया जाए, 10-15 सेकंड में अंगुली बेकार हो जाएगी और उसको काटना पड़ेगा। पैरों में फोर्स बाइट हो जाता है, बर्फ लग जाती है। मैं खुद कारगिल के दुबे रहा हूं और पहाड़ियों पर रहा हूं और ऊंची पे जहां पर बर्फ की आंधी चलती है। यदि कोई आदमी बर्फ से आया और आते ही अंगीठी पर हाथ सेक दिया, पैर सेक दिया निकाल कर जूता मोजा, एक तो सुकड़ा है और दूसरा जो गर्म किया त्यों ही जो है नसें जो है ब्लॉक हो जाती है और खून की सप्लाई नहीं होती है और धीरे धीरे वहां पर नीला पड़ने लगता है, गैंग्रीन हो जाता है और लास्ट में कोई दवा इसकी नहीं है, पैर को काट दिया जाता है, हाथ को काट दिया जाता है। तो इतनी भीषण सर्दी में अब ये प्लान हुआ कि वहां पर कैसे जाया जाए। तो ये हुआ कि सबसे पहले सेकेंड लेफ्टिनेंट एड जैकलाई को टास्क मिल गया। एड जैकलाई के मतलब सीओ एपी राय साहब थे। एपी राय साहब ने कहा कि सबसे पहले किया जाए, एक पेट्रोलिंग सर्च पार्टी भेजी जाए, वहां पर जाकर के पता चला कि दुश्मन कितने हैं, उनके पास अम्युनिशन क्या क्या है, सिचुएशन कैसे रह रहे हैं, कहाँ से हम चढ़ें तो हमको नहीं देख पाएंगे, कहाँ से वो फायरिंग कर देंगे तो हम बच सकते हैं, सब कुछ सूचना लेने के लिए भेजा गया। राजीव पांडे जो है 29 मई को एक खड़ी चढ़ाई होती है 90 डिग्री की, सब बर्फ है, उनके जो है आदमी ऊपर चढ़े जो पेट्रोलिंग पार्टी के थे, मतलब एक अफसर, एक जेसीओ और 10 जवान ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ गए 90 डिग्री मतलब चढ़ाई पर, हाइट पर। उसके बाद वहां जा करके रेडियो सेट से पूछते हैं कि हमें आगे क्या करना है। एक अफसर ने पता नहीं क्या दिमाग में आया, कहा कि एडवांस आगे बढ़िए। ये आगे बढ़े और जैसे ही पाकिस्तान के रेंज में, फायरिंग रेंज में पहुंचे, वहां से उन्होंने फायर कर दिया और एक अफसर, एक जवान और 8, एक अफसर, एक जेसी और एक जवान मारे गए। कहीं देता है कि सारे मार दिए गए या 2 बच गए। वो भाग करके आया और बताया कि ऐसे हो गया। अब पलटन में जब ये बात चली तो हमारे ये जो नायब सूबेदार बाना सिंह साहब थे, उस समय क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी करते थे, सीओ पी राय थे और एक सूबेदार मेजर होता है बटालियन में और
उनको जब सूचना पड़ी, चांदराम साहब थे, जब उनको सूचना पड़ी तो लोगों ने पूछा सर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, हमें बदला लेना है। और वही राजीव जो है पांडे जो एक्सपायर हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, उन्हीं के नाम पर एक ऑपरेशन राजीव रखा गया। अब उसमें अफसरों की लिस्ट बनाई गई, जिसके अंदर 2 अफसर थे, वरिंदर सिंह और राजीव शर्मा। उसके बाद 3 जेसीओ और 57 जवान, मतलब 72 आदमियों का एक टीम बनाया गया। और उसके बाद इसकी लिस्ट सीओ साहब के पास भेज दी गई कि ये लोग वहां पर जाने के लिए तैयार है। सीओ साहब ने अफसर लिस्ट देखा, जवान लिस्ट देखा, सूबेदार लिस्ट जेसीओ का देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें जो है नायब सूबेदार भाना सिंह जाएगा, क्योंकि भाना सिंह ने हाई अल्टीट्यूड वार अफेयर की बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले रखी थी और उनको पता था कि हाई अल्टीट्यूड में लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, तो एक जेसीओ उसको कर लिया। उसके बाद ये जो है तैयार होते हैं 62 आदमी को। अब 62 आदमी का जितना एमुनेशन लगेगा, जितने हथियार एलएमजी, एमएमजी, एचएमजी, आरएमजी, टेंट, खाना पीना, सब कुछ, और वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वहां पर तो कुछ संभव है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, हवाएं ऐसे चलती है दोस्तों, 150 से 200 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। यदि हल्का फुल्का आदमी है तो हवा उसको उड़ा ले जाएगी। उसके बाद एकाएक जो है स्नोफॉल जब होने लगेगा तो इतना भयंकर बर्फ गिरेगा रूही के फहा के माफिक। मैं सब इन वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसमें देखते जाइएगा, मैं फोटो डालता जाऊंगा कि कैसे आधी बर्फ भी चलती है, कैसे पहाड़ियां हैं, कैसे जवान जा रहे हैं, क्या पहने हैं, ये सब जो है बीच बीच में मतलब डिस्प्ले होते रहेंगे। उसके बाद जो है बाना सिंह को जब सूचना मिली तो बोले कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। उसके बाद 62 आदमी, एक हेलीकॉप्टर होता है चोपर, चोपर जिसको बोलते हैं, बहुत छोटा है, और उसने 400 ट्रिप लगाए एक जगह जो उनके बेस से जो थी ऊपर जो पहाड़ी थी, वहां पर सामान पहुंचाने में उस जवानों को पहुंचाने में 400 ट्रिप लगाई। अब सोचिए 62 आदमी का सामान, खाना, राशन, पानी, टेंट सब है और 400 ट्रिप लगाता है। एक दिन का सियाचिन ग्लेशियर में फौजियों को खर्चा है 7 से 8 करोड़, एक दिन का है, भारत सरकार खर्च करती है। क्योंकि वह पोस्ट खर्च कोई बात नहीं, लेकिन पोस्ट पाकिस्तान चाइना के पास गया तो हमें बहुत एरिया तक को कवर कर लेंगे और हमारे बहुत से क्षेत्रों को वह जीत लेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये जो है हमारी हमारा मतलब सरकार उस पर खर्चा करती है, हमारा देश खर्चा करता है। अब ये लोग जो वहां पर 2 जगह थी, एक अमर एक अशोक, अब इसको पोस्ट कर लीजिए। वहां पर इन्होंने अपने टेंट लगाए, एक टेंट में 2 ही आदमी सोते हैं। और जब ये पहुंचे वहां पर, उसके बाद इनको एक वीडियो दिखाऊंगा कि जहां पर दोस्तों मैं रहा हूं, तो वहां पर क्या है कि प्याज जो है चाकू से नहीं काटी जाती है और अंडे को जो है ऐसे मतलब ठोक करके नहीं फोड़ा जा सकता, हथौड़ी से प्याज तोड़ी जाती है और अंडे को फोड़ा जाता है। हर खाना पैक होता है, या यदि बनाना है तो कहीं पानी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन भी बहुत कम है। यदि कोई आदमी 4 कदम चलता है और कोई किसी से पूछता है कि क्या फला साहब है या फला है, तो आप उसको हाथ दोगे, रुको, लंबा लंबा सांस लोगे, तब हाथ हिलाओगे, यस या नो में आप जवाब दोगे कि हाँ है या नहीं है। बहुत ही कठिन समस्या है। और वहां पर एक बीमारी होती है एचएपीओ, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा, में मेडिकल का रहा हूं, इससे फेफड़ा जो है जाम हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर पल्मोनरी ओडिमा, लंग्स में पानी भर जाना, फेफड़े में पानी भर जाना। एक मोहनलाल था, जब अमर और अशोक पोस्ट पर मतलब जगह पर पहुंचे, स्टेब्लिश किए, तो रात में उसका हृदय गति हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि वो जम गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जब ये लोग पहुंच गए हैं, तो अब हुआ कि अब 4 टीमें बना दी जाएं और वहां पर अटैक करना है। 23 जून की बात है। और वो ये जो मीटिंग हुई थी उसमें हुआ था कि 30 जून को अटैक होगा। कायदे आजम जो पोस्ट था पाकिस्तान के पास था, उस पर जो है कायदे आजम का था 30 जून को होगा। अब 23 जून की बात है, ये अपने अधिकारी मेजर साहब से पूछते कि साहब हमें अटैक कब करना है, हम यहाँ पर हैं, अब एक आदमी की कैजुअलिटी हो गई, ऑपरेशन राजू में 10 लोग मारे गए, तो 1 हफ्ता है, कुछ भी हो सकता है, दुश्मन को पता चल जाए, वो फायर आर्टिलरी से भिजवा सकता है, एमएमजी एक्टिवली चला सकता है।
तो वहां पर उन्होंने कहा कि ठीक है, 4 टीमें बनाई गई, एक पर मेजर साहब हुए। मेजर साहब बोले कि ठीक है, मैं चलता हूं, और याद रख लेना मीटिंग में उन्होंने फॉलोइंग किया, मीटिंग कराई, यदि कोई भी जेसी और जवान पीछे हटा तो मैं उसको खुद शूट कर दूंगा। उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, और जिस खड़ी चढ़ाई 90 डिग्री पर राजीव पांडे, एक जेसी और 10 जवान चढ़े थे दोस्तों, वो रस्सा वहीं पर लगा हुआ था, उसी से चढ़ करके ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंचे, उसके बाद एक अटैक किया गया, सक्सेस नहीं हुआ। दूसरे अटैक में सूबेदार संसार चंद, जो 3 जेसी थे उसमें एक सूबेदार भी थे, संसार चंद को कहा गया कि आप अटैक कीजिए। ये बहुत नजदीक तक उनके पोस्ट के पहुंच गए, लेकिन इनका कम्युनिकेशन फेल हो गया। कम्युनिकेशन इसलिए होता है दोस्तों कि वहां पर पहुंचे, इन्होंने विजय हासिल की या विजय हासिल करने वाले हैं या ज्यादा आदमी हैं, तो पीछे से फायर मंगा करके उस पोस्ट को बर्बाद किया जाए, फिर कब्जा किया जाए। तो आनंद सिंह अपने मेजर साहब से पूछते कि साहब आज अटैक होना था, कोई अटैक का सूचना नहीं मिल रहा है, क्या बात है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इनके अधिकारी, अब अधिकारी में जो वरिंदर सिंह थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आप क्रोलिंग करते हुए जाओ और आगे जहां पर ये लोग गए हुए हैं जरा पता करो कि ये रेडियो सेट काम क्यों नहीं कर रहा है और क्यों, क्या बात है। ये करके गए, तो जो भी फौज में एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर हम जाते हैं, तो वहां पर एक कोड वर्ड पहले से पास होता है, क्योंकि उस बर्फ में पूरे स्नो ड्रेस भी दिखाऊंगा, ये स्नो ड्रेस है, तो उसमें चेहरा आप नहीं पहचान सकते। जब कोड वर्ड आप बोलेंगे तो उधर से कोड वर्ड होगा, तब बोलेगा कि हमारा आदमी है, उसको बुला लेंगे। ये गए कोड वर्ड में बोले, वहां से कोड वर्ड से कहा गया कि हाँ हम भारतीय ही हैं, और उसके बाद ये गए, वहां पर पता चला कि सुबदा मतलब चंद सुबदा जो है को हार्ट अटैक हो गया है, इसलिए मतलब मानिक चंद को, सॉरी मानिक चंद तो सूबेदार भेजे थे, सॉरी सूबेदार साहब को जो है हार्ट अटैक हो गया है, और उनको इवैक्यूएट करने का मतलब नीचे भेजने के लिए प्लानिंग हो रही है, इसलिए अटैक नहीं हुआ। अब मेजर बरिंदर सिंह ने बाना सिंह से कहा कि देखो साहब, आप अपने 6 आदमी लो और अटैक करो, क्योंकि हमें 3 दिन हो गया, यहाँ पर कैजुअलिटी गोली से नहीं कोई मर रहा है, मतलब ठंड लगने से, मतलब यहाँ पर कैजुअलिटी हो रही है, लोग बेकार हो रहे हैं, अभी इस समय काफी है, तो इतने में हम बहुत नुकसान में हो जाएंगे, तो आप ऐसा करो कि लो और अटैक करो, हम लोग यहाँ पर हैं। उसके बाद ये अपने साथी लेते हैं, चलते हैं, 150 मीटर चलना था, इतना तूफान चल गया, 150 से 200 किलोमीटर के बीच में हवाएं चलने लगी, बर्फ गिरने लगा। ये जगह बेलचा से क्या करते हैं, इनके पास बेलचा भी होता है, गेती भी होता है, बहुत सामान होता है हमारी फौजी भाइयों के पास, इतना आसान नहीं है। ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं ना, इसको जो लिया गया है, उसकी जो रक्षा हो रही है, ऐसे नहीं है। उन्होंने बर्फ में ही गड्ढा खोद करके वहां बैठ गए, क्योंकि हवाएं चलने लगी, और उसमें दिन में भी रात हो जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। रात तो रात है ही, पर दिन में भी रात हो जाता है, कुछ नहीं दिखता। अपना हाथ ऐसे करके देखना चाहे तो आप नहीं देख सकते हैं, इतना तेज है। एक गॉगल्स चश्मे होते हैं, अभी देखिएगा उस फोटो में, इस गॉगल्स के ऊपर ऐसे बर्फ गिरते हैं, मूछों पर गिरते हैं, सब पर गिरते हैं, कि ये हाथ दस्ताने पहने ऐसे नहीं साफ होता है, तो ऐसे अपने शर्ट की आस्तीन से चप से साफ करते हैं, तब थोड़ा सा दिखता है। उसके बाद ये बैठे रहे, और रात को 8 बजे चलना शुरू किए, और सुबह के 4 बज गए, और 150 मीटर भी ये नहीं चल पाए। दूसरे दिन सुबह मेजर साहब इनके पास आ गए, बोले साहब अटैक तो करना ही करना है, पोस्ट तो लेना ही लेना है, हर हालत में लेना है, इसलिए अब आप जो है आगे बढ़ जाओ। फिर जो है दोस्तों, वहां पर भी पोस्ट पर संतरी तैनात रहता है, बैंकर बने रहते हैं, तो बाना सिंह अपने आदमियों को रेडियो सेट के साथ जो है वह क्रोलिंग करते हुए पहुंचते हैं, और जब पोस्ट पर चढ़ जाते हैं तो अपने पाउच से एक पैकेट होती है, एक ग्रेनेड निकालते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं। ग्रेनेड का भी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, थ्रो कर देते हैं। जब ग्रेनेड फटा वहां पर, तो कुछ 50 गज एरिया में बर्बाद कर देता है, जो भी आदमी खड़ा, लोगों को लगा, तो जैसे ही ग्रेनेड फटा, तैसे ही पता चल जाता है दुश्मन को, इस पोस्ट पर कब्जा हो गया, दुश्मन ऊपर चढ़ गया। और ये ढीले थे, क्योंकि ऐसी चोटी थी कि पाकिस्तान को ये कॉन्फिडेंस था, ये पूर्ण विश्वास था कि इस पर भारतीय सेना नहीं चढ़ सकती है, यहाँ तक कि कोई भी नहीं चढ़ सकती, तो थोड़े ढीले भी थे।
और लेटे लेटे सफेद इनका कोट होता है, सफेद ही बर्फ होता है, सफेद ही टोपी होती है, तो सब कुछ सफेद है, तो पता ही नहीं चलता उस सफेद में कोई चढ़ गया। तो जो हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा होते हैं ना, वह मौत के मुंह में भी घुस जाते हैं। तो ये नायब सूबेदार बाना सिंह की टीम वहां पर गई और ग्रेनेड फेंका, ग्रेनेड फटा, कुछ लोग को चोट लगी और कुछ लोग, एक सैडल होता है, सैडल को बोलते हैं घोड़े की काठी, मतलब इधर ऊंचा बीच में वो है, तो वहां पर जब निचाई के लिए अब चलते हैं, जो पहले से कोई चढ़ा हुआ है, तो सैनिक भाग गए नीचे तरफ। कुछ सैनिक नीचे भाग गए और जिन सैनिकों को घायल हुए थे ये चढ़े, इन्होंने बंदूक से गोली न चला करके बैनट से घोंप निकाल करके मार दिया, क्योंकि अब गोली चलाएंगे तो जो एक बैंकर वहां पर था, वहां पर कुछ लोग बैठ करके चाहे ताश खेल रहे हो चाहे जो भी कर रहे हो, तो वो भी निकल आएंगे, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद उनको घोंप निकाल के करते, बाना सिंह दौड़ करके जाते हैं, एक बैंकर की खिड़की खुली हुई है, उसके अंदर एक ग्रेनेड निकालते हैं और थ्रो कर देते हैं खिड़की से, और जो उस बैंकर का जो दरवाजा होता है उसको बाहर से बंद करके कुंडी लगा देते हैं। तो वहां पर आप तफरी बच जाती है और 4 सेकंड के बाद वह 36 ऐसी हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट होता है और वहां जितने लोग हैं सब मारे जाते हैं। अब मारे जाते हैं तो जैसे ही पहले ग्रेनेड इन्होंने फेंका था, मेजर वरिंदर सिंह वहां पहुंच जाते, बोलते साहब इनको हमें जिंदा पकड़ना है। तो बाना सिंह साहब कहते रहे साहब ये तो वही बात हो गई फिल्म शोले की, कि संजीव कुमार ठाकुर साहब कहते हैं हमें गब्बर चाहिए, वो भी जिंदा चाहिए। अरे अभी फौजी हैं जैसे हम हैं, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं, एनी हाउ पकड़ में आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मारना तो उनको ही है। उसके बाद जो वही ग्रेनेड फेंकते हैं, उसके बाद मार देते हैं। और 26 जून को एक कायदे आजम का जो पोस्ट है वह भारतीय सेना के कब्जे में आ जाता है और वहां पर तिरंगा लहरा दिया जाता है। उसके बाद जब ये सूचना रेडियो स्टेशन ये पहुंचती है तो सीओ AP राय भी आ जाते हैं। ये लोग भाई रात भर चले रहते हैं, कुछ सोए नहीं रहते हैं, तो अमेरिकन टेंट होता है, अमेरिकन स्लीपिंग बैग होती है, अमेरिकन सूट होता है, मतलब उसमें ठंड नहीं लग सकती है। और उसके बाद ये सोए हुए थे, अभी क्या सोए थे, ऐसे ही आराम कर रहे थे, तब तक सीओ साहब पहुंचते हैं और बोलते हैं अरे तुम लोग सो रहे हो हैं? तो बाला सिंह साहब बोलते अरे साहब क्या लेकर के सोए हैं, यहाँ है क्या चीज? बोले उठो जरा हमको पूरा एरिया दिखाओ कितना है। यह जो है बाना सिंह सीओ साहब को ले जाते हैं, पूरा एरिया दिखाते हैं। बाद में भाई हर आदमी पैदल चढ़ता, हर जगह हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता है, तो पाकिस्तानी जो मर गए थे, जो भाग गए थे, उन्हीं का जो है स्टोव था, उन्हीं का माचिस था, उन्हीं का पतीला था, बर्फ तोड़ करके लाया गया। उसके बाद बर्फ को पिघलाया गया, एक गिलास पानी जो है सीओ साहब जो AP राय साहब थे उनको पेश किया गया और सीओ साहब ने बाना सिंह का पीठ थपथपा के बोला, पाना न आज तक इस पोस्ट पर कभी लड़ाई हुई है और न आगे कभी होगी, और इस पोस्ट का नाम कायदे आजम से बदल करके यह पोस्ट बाना सिंह रख दिया जाएगा। और उसके बाद जो है 26 जनवरी 1988 को दिल्ली में बाना सिंह को परम वीर चक्र से सुशोभित किया, जो आर्मी का, सेना का, तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा वार पदक है, परम वीर चक्र। उसके बाद बाना सिंह 92 में सूबेदार हो जाते हैं, 95 में सूबेदार मेजर बन जाते हैं और 2000 में यह सेना से निवृत्त हो जाते हैं और अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि मैंने उनका एक वीडियो देखा है, उनका भी फोटो आपको दिखाऊंगा, कि जो ये हमारी सरकार ने जो फौजियों की भर्ती होने के लिए अग्निवीर जो योजना बनाई है और भर्ती कर रही है, उसके ऊपर एक इंटरव्यू था, तो मैंने देखा कि बाना सिंह जिंदा है। और कारगिल का युद्ध हुआ तो उसमें एक यही मात्र बाना सिंह थे जो परम वीर चक्र पा करके भी नौकरी कर रहे थे। तो ऐसे हमारे सैनिक होते हैं दोस्तों, मरने से नहीं डरते हैं, मरना तो है ही आज नहीं तो कल, लेकिन इतना अच्छा हमारे सैनिकों में जज्बात होता है कि मरने से तो डरते ही नहीं। तो ये रहा हमारे नायब सूबेदार बाना सिंह की कहानी। अभी थोड़ी सी रह गई है, जैसे ही वहां पर सब कुछ हो गया, कुछ आदमी जो भागे थे बर्फ में, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी कूदना क्या, तो आप बैठ जाइए और ढलान है, सर से सरक करके जो है आप सीधे वहां पहुंच जाएंगे। वहां जाकर के बता दिया उन्होंने हेडक्वार्टर में कि भारतीयों का कायदे आजम पोस्ट पर कब्जा हो गया है। तो उन्होंने मेजर साहब से कहा कि साहब ऐसा है कि हम कुछ जवानों को भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काउंटर अटैक होगा। काउंटर अटैक होता है कि मतलब उस जगह को दोबारा खाली करा दिया।
तो आर्टिलरी मोटर से फायर आ सकती है, और सही में कुछ देर के बाद आर्टिलरी मोटर से फायर आने लगी। आर्टिलरी के दो फायर है मैंने देखे दोस्तों, एक ब्रस्ट फायर, एयर फायर जिसको कहते हैं, और एक डायरेक्ट फायर जो जमीन पर बम गिरता है और फटता है। बर्फ इतनी सख्त होती है कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त होती है, कुछ फुलफुली होती है। बर्फ में धसे हुए का भी मतलब आप देखते जाइएगा, मैं उस पर लिख देता हूँ तो देखिएगा। तब तक फायर आ गया, और जो एयर ब्रस्ट होता है, आप कहीं भी छुपे रहेंगे, आपसे 10 और 15 फीट की ऊंचाई पर वो फटेगा और उसके सारे टुकड़े आपके ऊपर चलेंगे। और एक जवान था, उसके हाथ में लगा, पूरा हाथ कट करके जो है गिर गया। इन्होंने उसको फर्स्ट एड किया। मेजर साहब तब तक एक टुकड़ा सेल का आकर के मेजर साहब के पीछे लगता है और आगे लगता है, पैर के मतलब थाई में लगता है और उस पार निकल जाता है। तो ये हुआ कि भाई अब तो घायल हो गए, इनको भेजना है। बड़ी जबरदस्त फायरिंग किया उन्होंने, लेकिन हमें फायर करना आता भी है, फायर से बचने भी आता है, लेकिन जब किस्मत ही खराब हो जाएगी तो हम हमें ऊपर जाना ही है, शहीद होना ही है। फिर इन दोनों को एवैक्यूएट किया गया। जो जवान था, इतनी ब्लीडिंग हो गई थी कि रास्ते में वीरगति को प्राप्त हो गए। मेजर साहब नीचे चले गए और वहां पर जो है भारत का सबसे बड़ी चोटी के ऊपर हमारा तिरंगा लहरा रहा है, और सैनिक वहां पर बैठ करके पूरे सियाचिन, लेह लद्दाख ग्लेशियर की पूरी देखभाल कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं कि दुश्मन को अंदर आने नहीं देंगे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और उनके लिए सूबेदार बाना सिंह, जो अभियानरी कैप्टन बाना सिंह हैं, कहते हैं क्या स्वर्ग क्या नर्क, क्या मंदिर क्या मस्जिद, ऐसे महान हस्तियां हमारे देश में पड़े हुए हैं। अभी और 3 लोग और एक कारगिल में भी शहीद मतलब परमवीर चक्र जिंदा है, उनको मिला है। तो इन लोगों को मैं आप लोगों की तरफ से, या आप लोग भी उनको कोटि कोटि नमन और प्रणाम, कि ऐसे ही हमारी भारत माता ऐसे वीर सपूतों को जन्म देती रहे, और जब तक सूरज चांद रहेगा यह तिरंगा हमारा जो पीछे है वह लहराता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।